Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Study at Ease. In this video tutorial we are going to talk about succession in stream communities. तो जो हमारे पास सक्सेशन है इसका मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट से कोई दूसरी कम्युनिटी बन रही है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है तो हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। अब ये जो हमने सक्सेशन आज पढ़नी है ये हमने पढ़नी है स्ट्रीम कम्युनिटीज़ के अंदर, मतलब एक वाटर बॉडी के अंदर। अब जो वाटर बॉडी के अंदर सक्सेशन होती है उसे हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने से पहले हमने देखना है कि जो हमारे पास ये सक्सेशन है वो किस जगह पर स्टडी की गई थी। स्टुअर्ट फिशर और उसके कोलीग्स ने रैपिड सक्सेशन देखी थी साइकामोर क्रीक में, जो कि एरिज़ोना में प्रेजेंट है, और इस सक्सेशन को स्टडी किया था 1982 में। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि एरिज़ोना कहाँ पर प्रेजेंट है और साइकामोर कहाँ पर प्रेजेंट। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि जो एरिज़ोना है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जियोग्राफी क्या है। तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का मैप है। इसमें ये देखें हमारे पास ये सारी यूनाइटेड स्टेट्स हैं, और जो हमारे पास एरिज़ोना है वो भी नॉर्थ अमेरिका की एक स्टेट है जो कि नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न साइड पर प्रेजेंट है। ये हमारे पास अगर इसकी साउथ डायरेक्शन और ये वेस्टर्न डायरेक्शन है तो इसकी साउथ वेस्टर्न साइड पर यहाँ पर हमारे पास एरिज़ोना प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम एरिज़ोना को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट कर लें ये है एरिज़ोना, ठीक है। अब इस एरिज़ोना की जो सेंट्रल सिटी है फिनिक्स, मतलब उसकी जो कैपिटल सिटी है फिनिक्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास फिनिक्स मौजूद है। अब इस फिनिक्स से आलमोस्ट 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारे पास मौजूद है साइकामोर क्रीक, ठीक है। जो हमारे पास साइकामोर क्रीक है वो प्रेजेंट है 32 किलोमीटर के फासले पर। और जो हमारे पास एरिज़ोना की नॉर्थ साइड है, नॉर्थ डायरेक्शन है, वहाँ से हमारे पास आ रहा है वर्डे रिवर, ठीक है। साइकामोर क्रीक है वहाँ से वाटर हमारे पास जाता है वर्डे रिवर के अंदर, ठीक है। अब हुआ ये कि 1979 में फ्लड आया साइकामोर क्रीक के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर 98% एल्गल बायोमास था वो डेवास्टेट हो गया। वहाँ पर अगेन जो है सक्सेशनल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब उस सक्सेशन को स्टडी किया था स्टुअर्ट फिशर और उसके कोलीग्स ने, जो कि बहुत ही रैपिड सक्सेशन प्रोसेस था, बहुत ही रैपिड सक्सेशनल प्रोसेस था, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि उन्होंने कितने डेज़ में सक्सेशन जो थी उसको स्टडी किया और वहाँ पर किन किन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने देखा, किन इन्वर्टिब्रेट्स को देखा, किस एल्गी की वहाँ पर प्रोडक्शन हुई। तो अब हमने उसको देखना है। स्टुअर्ट फिशर ने साइकामोर क्रीक में होने वाली सक्सेशन को स्टडी किया 1979 में, जब वहाँ पर इंटेंस फ्लड आया था अगस्त में। अगस्त की 3 डेट्स को हमारे पास जो फ्लड आया, एक 6 अगस्त को जो फ्लड आया उसका फ्लो हमारे पास था 7 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और जो 12 अगस्त को आया उसका फ्लो था 3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और जो 16 अगस्त को फ्लड आया उसका फ्लो हमारे पास था 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। अब जब माउंटेन्स के ऊपर से वाटर क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, और साइकामोर क्रीक के अंदर वो वाटर आ रहा था, साथ साथ स्टोन्स, सैंड्स और डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स जो थे वो भी क्या हो रहे थे, मोबिलाइज होकर स्ट्रीम के अंदर आते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, दीज 3 फ्लड्स ऑफ अगस्त 1979 एलिमिनेटेड अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ एल्गल एंड इन्वर्टिब्रेट बायोमास। अब इनकी वजह से स्टोन्स और सैंड्स की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, 98% एल्गल और इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी जो थी वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो थी ये बायोमास तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया, लेकिन इसके बाद दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट हुई जिसका रेट बहुत ही तेज़ था, बहुत ही रैपिड चेंजेस आई। इन 63 डेज रैपिड चेंजेस इन बोथ डाइवर्सिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एल्गी एंड इन्वर्टिब्रेट्स वर ऑब्जर्व्ड। सिर्फ 63 डेज़ में उसकी डाइवर्सिटी और कंपोजिशन में क्या आया, चेंज आया, और सक्सेशन वहाँ पर बहुत तेज़ी से हुई। 2 डेज़ आफ्टर फ्लड के 2 दिन बाद क्या हुआ, सम पैचेस ऑफ डाइटम्स, डाइटम हमारे पास क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी ही है, उसकी वैरायटी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं एल्गी की, उनके पैचेस देखे गए। कहाँ पर देखे गए, स्ट्रीम बॉटम कंसिस्टेड ऑफ बियर सैंड, स्ट्रीम के बॉटम में देखे गए जो कि बियर सैंड पर मुश्तमिल थी बॉटम उसकी। 5 दिन बाद क्या हुआ, फ्लड के 5 दिन बाद डाइटम्स कवर्ड अबाउट हाफ द स्ट्रीम बेड, जो स्ट्रीम बेड का हमारे पास हाफ पोर्शन था वो किससे कवर हो गया, डाइटम से, ठीक है। 13 to 22 डेज़ आफ्टर फ्लड के 13 से 22 दिन बाद क्या हुआ, डाइटम्स ने तकरीबन स्ट्रीम बेड को कम्प्लीटली कवर कर लिया, मतलब वहाँ पर डाइटम्स ही डाइटम्स मौजूद थे। लेकिन 35 डेज़ बाद क्या हुआ, मैट्स कंसिस्टेड ऑफ मिक्सचर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी वर आल्सो ऑब्जर्व्ड। अब डाइटम्स के साथ साथ वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक क्लेडोफोरा उनको भी देखा गया, ठीक है।
63 डेज़ के बाद साइकामोर क्रीक कंसिस्टेड ऑफ, जब 63 डेज़ पूरे हो गए तो हमारे पास क्या हुआ, जो साइकामोर क्रीक था उसके अंदर क्या क्या मौजूद थे, डाइटम्स, ब्लू ग्रीन एल्जी, ग्रीन एल्जी, मैट्स ऑफ क्लेडोफोरा जो कि हमारे पास ग्रीन एल्जी है, इन सबको वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। ये तो हमारे पास होगी कि 63 डेज़ में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई कि जो हमारे पास स्ट्रीम बॉटम था वो कम्प्लीटली कवर हो गया डाइटम्स के साथ, ब्लू ग्रीन एल्जी के साथ, ग्रीन एल्जी के साथ, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो हमारे पास इनका लेवल है डाइवर्सिटी का वो कम होना शुरू हो गया, मतलब डाइवर्सिटी जो थी, जो स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटी आ रही थी वो कम हो गई। दिस डाइवर्सिटी लेवल्ड ऑफ आफ्टर 5 डेज़, 5 दिन बाद इनकी डाइवर्सिटी क्या होगी, वो कम हो गई। एंड बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर अबाउट 50 डेज़, 50 डेज़ के बाद जो था उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। इसी डाटा को हमने देखना है ग्राफ के ज़रिए। अब ये हमारे पास फिशर के रिसर्च की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देखें हमारे पास है डेज़ आफ्टर फ्लड, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिस पर हमने रिप्रेजेंट किया है डेज़ को, और वाई एक्सिस पर हमने एल्गल स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को देखा है, ठीक है। अब इसमें देखें जो हमारे पास डाइटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नंबर में इंक्रीज़ कर रहे हैं। तकरीबन 1-2 दिन बाद जो डाइटम्स है वो वहाँ पर ग्रो होना शुरू हुए और उनका नंबर क्या होता गया, बढ़ता गया। लेकिन और जो हमारे पास लेटर स्टेजेस हैं वहाँ पर डाइटम की डाइवर्सिटी क्या हो गई, कम हो गई, उनकी डाइवर्सिटी अब मज़ीद नहीं बढ़ी। अब जो हमारे पास अदर एल्जी हैं डाइटम्स के अलावा दूसरे एल्जी हैं, वो क्या हुआ, उनमें 20 डेज़ के बाद जो था प्लेटू आया। 20 डेज़ के बाद प्लेटू का मतलब है कि 20 डेज़ तक तो उनकी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करती गई, लेकिन बाद में उनकी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ नहीं की, बल्कि उनमें प्लेटू आ गया, कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आया, मज़ीद वो नहीं बढ़े, और उनकी सक्सेशन जो थी वो 50 डेज़ के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई, ठीक है। ये हमारे पास ही एल्गल डाइवर्सिटी। अब हमने देखना है इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी को कि इन्वर्टिब्रेट की डाइवर्सिटी में कैसे चेंज आया। अब एल्गल डाइवर्सिटी के बाद हमने स्टडी करना है इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी को। इससे समझने से पहले देखें आप, हमारे पास क्रिप्टोलेबिस एक स्पीशी है, ठीक है। उसकी जो फैमिली है वो है टाइप्यूलिडी, और इसके जो मेंबर हैं उसको हमने देखना है क्रेन फ्लाई। अब जो हमारे पास क्रेन फ्लाई है इसके 2 स्टेजेस हैं, लाइफ स्टेजेस। एक हमारे पास है लार्वल स्टेज, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इसकी एडल्ट स्टेज। जो लार्वल स्टेज है वो तो हमारे पास है इक्वेटिक, और जो एडल्ट स्टेज है वो है एरियल, मतलब वो एयर में प्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब जो हमारे पास साइकामोर क्रीक है वो क्या करेगा, इसे इक्वेटिक माहौल दे रहा है जहाँ पर वो उसके जो लार्वा हैं वो ग्रो करेंगे। जब लार्वा एडल्ट स्टेज में जाने लगेंगे तो वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, फ्लाई उठ जाएंगे और एयर में चले जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से साइकामोर क्रीक में जो सक्सेशन देखी गई उसके अर्ली डेज़ में तो जो क्रेन फ्लाई है उसके लार्वा हमारे पास स्ट्रीम के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से लार्वा वहाँ की डोमिनेंट स्पीशी थी, और जो दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स थे उनके अंदर क्या आ रहा था, डिक्लाइन आ रहा था, ठीक है। वो डोमिनेंट नहीं थे क्योंकि क्रेन फ्लाई वहाँ पर डोमिनेंट थे। लेकिन जब हमारे पास क्रेन फ्लाई की लार्वल स्टेजेस अडल्ट स्टेज में जाना शुरू हो गए तो जो स्ट्रीम थी उसके अंदर लार्वा कम हो गए क्योंकि वो अडल्ट स्टेज में चले गए, जिसकी वजह से जो दूसरी इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी थी वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी, और जो क्रेन फ्लाई थी वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। अब इसी चीज़ को हमने देखना है ग्राफ में। अब ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें आप देखें ये हमारे पास है जो अदर इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी है वो पहले वो क्या है कि उनके अंदर डिक्लाइन आ रहा है, वो कम है। लेकिन जो क्रेन फ्लाई है वो वहाँ की डोमिनेंट स्पीशी और उसके नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है। लेकिन अब ये जो लार्वल स्टेज है वो किस में चेंज हो रही है, अडल्ट स्टेज में, तो इनके अंदर डिक्लाइन आएगा क्योंकि वो साइकामोर क्रीक से तो चले जाएंगे, वहाँ से उठकर एयर में चले जाएंगे, तो उनके साइकामोर क्रीक में उनका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। एट द सेम टाइम जो हमारे पास दूसरी स्पीशीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, पहले क्योंकि क्रेन फ्लाई का नंबर ज़्यादा था तो इनकी डाइवर्सिटी जो थी वो कम थी, लेकिन जैसे ही इनके अंदर डिक्लाइन आएगा, जो क्रेन फ्लाई है उसकी डाइवर्सिटी के अंदर डिक्लाइन आएगा, तो साथ ही हमारे पास जो अदर स्पीशीज़ हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ठीक है। और फिर जब हमारे पास क्रेन फ्लाई फिर उसके लार्वाज इंक्रीज़ होना शुरू होंगे तो दूसरी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर फिर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था जो फिशर है उसने साइकामोर क्रीक के अंदर जो सक्सेशन हो रही थी उसके अंदर अपनी रिसर्च के दौरान जो उसने डिफरेंट कलेक्शंस इकट्ठी की और उनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ और उनकी डाइवर्सिटी को चेक किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास क्रिप्टोलेबिस स्पीशी है, ठीक है, ये
जब वहाँ पर फ्लड आया तो ये इनका नंबर कैसे इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और वो कहाँ से आए। तो जो हमारे पास क्रिप्टोलेबिस स्पीशी हमने पहले ही कहा कि ये एयर में प्रेजेंट थी और जो फ्लड था वो तो हमारे पास क्रीक के अंदर आया, स्ट्रीम के अंदर आया था, लेकिन उस स्ट्रीम के जो एयर है हमारे पास वहाँ पर तो ये क्रिप्टोलेबिस स्पीशी मौजूद थी। तो वो जो क्रिप्टोलेबिस स्पीशी थी वही रीकॉलोनाइजेशन की वजह बनी थी साइकामोर क्रीक के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रेन फ्लाई की जो स्पीशी थी उसके नंबर में इजाफा होता गया और वहाँ की डोमिनेंट स्पीशी बन गई। ठीक है, सो गाइस इट वाज ऑल अबाउट सक्सेशन इन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ और फिशर का जो रिसर्च थी उस सबको मैंने इसमें डील किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।